कि मेरा दामन ही तंग था, वरना तेरे देने में कुछ कमी ना थी। तेरे देने में तो कोई कमी नहीं थी, इतना दिया तूने, इतना ज्ञान दिया। तो हमारे लेने वाले लोग थे, हमारा दामन बहुत छोटा था। उस ज्ञान को लेने के लिए हमारा दामन छोटा पड़ जाता था। वो इतना ज्ञान देते थे, जगह जगह का ज्ञान देते थे, हर ग्रंथ का ज्ञान देते थे। बहुत भारतीय दर्शन परिषद ये इसलिए बनाया था कि जो हिंदी क्षेत्र है, उस हिंदी क्षेत्र में जो काम करने वाले आदमी हैं दर्शन पर, उन सब का एक समारोह बन जाए, उनकी एक संस्था बन जाए। तो भारतीय दर्शन परिषद जो है वो हमारा सारे इंडिया के हिंदी में काम करने वाले लोग जो थे उनकी संस्था बनी। और मेरे बहुत गहरे मित्र भाइयों की तरह जिनके मेरा संबंध था, रामनाथ शर्मा, वो यूपी के भारतीय दर्शन परिषद के यूपी के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने मुझे आजीवन सदस्य बनाया भारतीय दर्शन परिषद उत्तर प्रदेश यूनिट का। मैं आजीवन सदस्य हूँ उसका। दूसरी अंग्रेज़ी की है, उसमें सारे हिंदुस्तान के सारे ऐसे लोग हिस्सा लेते थे जो सारे इंडिया की यूनिवर्सिटियों से आते थे। वो है इंडियन फिलोसफिकल कांग्रेस। तो उसके भी मेंबर हम बने, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग आते हैं, ऐसे विद्वान आते हैं कि अंग्रेज़ी वाले क्षेत्र से, मद्रास से, पूना से, कलकत्ता से बहुत बड़े बड़े आदमी आते हैं। तो उसके भी मेंबर थे। और हमारा सौभाग्य ये है कि इन दोनों संस्थाओं के आचार्य रजनीश जी जो थे वो दोनों के संस्थ थे। लोग उनको छोड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो बड़ा अध्ययनशील आदमी था। उसका ज्ञान इतना ज़्यादा था, वैसे था तो लोग तो कहा करते थे बड़ा सनकी है। सनकी है कि यूनिवर्सिटी से चला और घर पहुंचना है, घर नहीं पहुंचा, घर से टेलीफोन आ रहे हैं, भी क्या बात है यूनिवर्सिटी के, तो यूनिवर्सिटी से तो चले गए। वो 2 घंटे हो गए उनको गए हुए। तो घर वाले ढूंढने के नहीं निकले कि 2 घंटे हो गए तो आया क्यों नहीं, क्या गड़बड़ तो नहीं हो गई रास्ते में, कुछ कोई चीज़ ऐसी हो गई हो। तो देखा वो रास्ते में उनको यूनिवर्सिटी से चले थे तो पार्क के अंदर बड़ा छायादार पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे बेंच पड़ी हुई थी, वो वहीं बेंच के नीचे बैठ करके अपना साहित्य लिखने लगे, अपनी फिलॉसफी लिखने लगे। तो वो सारा वहाँ लिखने का काम ऐसे ही करते थे। तो लोग कहते थे बड़ा सनकी है। घर पहुँच करके कहते हैं उनके दिमाग में, उनका ऐसा कि मेरे दिमाग में जो थॉट आ गए, घर जाते जाते कहीं वो निकल गए, फूल गए, तो इसलिए मैं उनको फ़ौरन कैप्चर कर लूँ, तो वहीं बैठ के लिखना शुरू कर देते, चाहे सड़क पर जगह मिल जाए। तो ज्ञान का बहुत ऊंचा भंडार उनके पास इकट्ठा हो गया था। तो इसलिए उनका दोनों संस्थाओं में रहना दोनों संस्थाएं बड़ा सौभाग्य समझती थीं। लेकिन उस समय वो आचार्य ही थे, फिलॉसफी के प्रोफेसर ही थे। तो दोनों संस्थाओं में आते थे। लेकिन दोनों संस्थाओं में आते आते उनका ज्ञान इतना बड़ा ज्ञान, बहुत ज्ञान। और उन्होंने सारे, अब हिंदुस्तान का ही नहीं, सारी दुनिया का साहित्य पढ़ा। उनके जितने भी राइटिंग हैं उनके अंदर आपको वो मिलेंगी, ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि कहीं जो पुराना बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट, कहीं न्यू टेस्टामेंट, कहीं हज़रत उमर के, कहीं हज़रत बकर के, कहीं और किसी बड़े बड़े मुसलमान ऊंचे जो खलीफा थे उनके। तो उनकी कोटेशनें जो उसमें मिलेंगी, तो उनसे पता लगेगा कि एक आदमी कोट कर रहा है बड़े अधिकार के साथ, तो इसने सारे संसार का कितना साहित्य पढ़ा होगा, इतना ऊंचा साहित्य पढ़ा होगा। इसलिए दर्शन शास्त्र वाले, फिलॉसफी वाले, दोनों वाले ये कि आचार्य ज़रूर आने चाहिए। आचार्य रजनीश नहीं आया तो ज्ञान की बहुत कमी रह जाएगी, लोगों को बिल्कुल प्यासे रह जाएंगे। इसलिए उन्हें पकड़ पकड़ के लाते थे कि कहीं रास्ते में बैठ जाए, घर से चले और रास्ते में कोई विचार आ जाए, वहीं बैठ जाए, घंटा भर बैठा रहे। तो इसलिए उनको पकड़ पकड़ के लाना अपना सौभाग्य समझते थे। और वो भी ज्ञान की जब बात करते थे तो इतना ज्ञान देते थे कि लोग ये समझते थे कि मेरा दामन ही तंग था, वरना तेरे देने में कुछ कमी ना थी। तेरे देने में तो कोई कमी नहीं थी, इतना दिया तूने, इतना ज्ञान दिया। तो हमारे लेने वाले लोग थे, हमारा दामन बहुत छोटा था। उस ज्ञान को लेने के लिए हमारा दामन छोटा पड़ जाता था। वो इतना ज्ञान देते थे, जगह जगह का ज्ञान देते थे, हर ग्रंथ का ज्ञान देते थे, बहुत ऊंचा। तंत्रों पर उन्होंने इतना काम किया है। तंत्र शास्त्र तो बहुत बड़ा शास्त्र है, तंत्र साहित्य तो बहुत बड़ा साहित्य है। इतना साहित्य हमारे वैदिक साहित्य के बराबर का, कम से कम इससे भी ज़्यादा है। लेकिन तंत्रों पर उनका काम बहुत ज़्यादा ऐसा है कि अधिकृत काम है, ऑथेंटिक काम है सारे के सारे।
तो उन्होंने ऐसा काम जो किया, तो जब तक ज्ञान इकट्ठा करते करते क्या हुआ कि वो आचार्य से भगवान बन गए, भगवान रजनीश बन गए। और जब वो भगवान बन गए तो चेले बनाने शुरू कर दिए। तो उन चेलों ने कहा कि अब ये फिलोसफिकल कांग्रेस वगैरह में क्या जाके करोगे, आप प्रवचन किया करो, सत्संग किया करो, और सत्संग करके उसमें प्रवचन किया करो, उसमें सबको फिलॉसफी मिल जाएगी बहुत सारी। उन्होंने अपने आप कुछ नहीं लिखा, आचार्य रजनीश ने कुछ नहीं लिखा। उनके जितने शिष्य थे वो उनके प्रवचन सुनते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे, और उनको सारों को उन्होंने, और इतना साहित्य की रचना हो गई है कि हम उस साहित्य की अगर लिस्ट भी पढ़ें तो लिस्ट पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं। लेकिन साहित्य का तो बहुत साहित्य उन्होंने रचा और हर क्षेत्र में लिखा। योग पर जो उन्होंने लिखा है, पहले 4 खंड लिखे थे, बाद में मुझे पता लगा कि वो 6 खंड हैं उनके। वहाँ से मैंने यहाँ बात की योगा इनसे, रजनीश के सेंटर से, ओशो के, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बिकती नहीं किताबें, इसलिए हमने योग की किताबें नहीं। तो मैंने पूना को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि यू विल गेट ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली सेंटर में मिल जाएगा। और आपने जो 4 खंड मंगाए, 4 नहीं हैं उनके, 6 खंड हैं योग के। तो 4 खंड जो हैं वो हमने जो हमारे पढ़े हुए हमने देखे कि योग पर जो उन्होंने भाष्य किए हैं, एक एक चीज़ को उन्होंने, एक एक सूत्र को लेकर के, और उस सूत्र को संसार के बड़े बड़े जितने भी फिलोसफर थे, कहीं कन्फ्यूशस हुआ है, तो कहीं जापान में कोई और हुआ है, तो कहीं इटली में कोई और हुआ है, उन सब के सूत्रों से जोड़ जोड़ करके सारा योग का उन्होंने ऐसा व्याख्या की है उसकी। तो वो खैर दिल्ली से, दिल्ली हम जा नहीं रहे, लेकिन दिल्ली से उन्होंने कहा कि आपको दिल्ली केंद्र में सब मिल जाएंगे। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर रजनीश ने नहीं लिखा। तो रजनीश जो थे वो जब भगवान बन गए तो सत्संग होने लगे, वो उन्होंने कार्यक्रम में हमारे आना छोड़ दिया। दोनों ना दर्शन परिषद में आते थे वो। अच्छा, दोनों भाषाओं पर उनको बड़ा कमांड था। आप उनके अंग्रेज़ी की राइटिंग भी देखो और उनके हिंदी राइटिंग भी देखो। प्रवचन है वो तो सभी इकट्ठे कर लिए लोगों ने, वही छाप। लेकिन हिंदी ऐसी मिलेगी आपको कि परिपक्व हिंदी का साहित्य वाला भी देख करके हैरान हो जाता है कि इतनी ऊंची साहित्यिक हिंदी लिखी है उन्होंने, और अंग्रेज़ी भी बड़ी ऊंची लिखी। तो दोनों भाषाओं पर उनका कमांड होने की वजह से उनकी किताब जो है वो साहित्यिक दृष्टि से ही बड़ी महत्वपूर्ण है। आप फिलॉसफी नहीं जानते, लेकिन हिंदी में आप अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करना चाहते हैं तो ओशो की कोई किताब पढ़ लो, आपको इतनी अच्छी हिंदी मिल जाएगी कि आप कहोगे कि हमें साधारण किताबों में नहीं मिलती। तो उनका सारा साहित्य। अब वो अमेरिका में, फिर उसके शिष्य जो थे उनको अमेरिका ले गए कि आपकी ज़रूरत अमेरिका को ज़्यादा है। अमेरिका में लोग जो हैं बिल्कुल नीचे गिर चुके हैं, वो अध्यात्म छोड़ दिया, भौतिकवाद बहुत फैल गया है वहाँ अमेरिका के अंदर, और उस भौतिकवाद की वजह से लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। वहाँ के थिंकर्स ने, रिचर्ड ला पेरे ने लिखा है कि हिंदुस्तान में जितना 1 साल में गेहूँ पैदा होता है, अमेरिका में उतने पैसे की गोलियाँ से नींद की खाई जाती हैं। तो नींद की गोली खाए बिना एक आदमी भी नहीं सोता वहाँ, बिना नींद की गोली खाए किसी को नींद नहीं आती। इतनी वहाँ परेशानियाँ, चिंता है, क्योंकि भौतिकवाद बढ़ गया है। तो वहाँ चल कर के अमेरिका में उनको अपना ज्ञान दीजिए। तो ओशो जो थे वो अमेरिका चले गए, हिंदुस्तान से शिफ्ट हो गए वो, और वहाँ जा कर के उन्होंने बहुत कुछ प्रवचन किए, बहुत लोगों को ज्ञान दिया। अमेरिका में सैकड़ों शिष्य बनाए जो उनके पास आए और उनके शरण में आकर के बैठे। लेकिन उनके जो कुछ ऐसे शिष्य थे जो उनका नाम लेकर के अमेरिका में पैसा कमा रहे थे। लग्जरी कार जितनी बड़ी ओशो के पास थी अमेरिका में, इतनी शायद अमेरिका के प्रेसिडेंट के पास होगी और किसी के पास नहीं होगी। तो उनके चेलों ने उनको बड़ा सुविधाएं दे करके, तो अमेरिका ने उन पर केस वेस चला दिए। वहाँ ईसाई मिशनरी जो थे उन्होंने देखा कि लोग चर्च में नहीं आते और ओशो के सत्संग में जाते हैं, चर्च की संख्याएं बहुत घट गई। तो उन्होंने षड्यंत्र ये बनाया कि ओशो के खिलाफ़ कोई केस बनाया जाए, और उन्होंने कर दिया कि इसने इनकम टैक्स की चोरी की है, इसने जो धन कमाया उस पर टैक्स नहीं दिया है, इसने इस तरह किया है, सारा कर करा के उन्होंने, वो ईसाई मिशनरी जो थे उन्होंने षड्यंत्र कर करा के और ओशो पर बहुत सारे केस बनवा दिए। ओशो को बड़ा दुख हुआ कि जिस देश को मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, जो अज्ञानी हैं, जो आत्मा को भूल गए हैं। यूंग जो बहुत बड़े आज के दार्शनिक
साइकोलॉजिस्ट हैं और जिन्होंने बहुत कुछ ज्ञान लिया है, ओशो से भी बहुत कुछ ज्ञान लिया है। तो युंग ने एक किताब लिखी है मॉडर्न मैन इन सर्च ऑफ सोल, और वो शुरू इस तरह की है कि हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है, हमने समुद्र को जीत लिया है, हमने आकाश को जीत लिया है, हमने इतना सब कुछ जीत लिया है, लेकिन वी हैव लॉस्ट आवर सोल। ये सब कुछ हमारी अचीवमेंट जो हैं वो उस सोल के लॉस के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। सोल इतनी कीमती चीज़ खो दी हमने कि सारी दुनिया की अचीवमेंट भी हम रखे हैं, और वो सोल खो जाने की वजह से वी आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिजीज़। अमेरिका में कोई आदमी ऐसा नहीं से मेंटल डिजीज़ ना हो। तो इन्होंने कहा कि मैं अमेरिका के लोगों को शांति दे रहा हूँ, अध्यात्म सिखा रहा हूँ। ये सारे केस बना दिए इन्होंने मेरे पास, अगर चाहते हैं टैक्स वैक्स लेना, मेरी कारें ले लें, जो कुछ भी चीज़ें ले, लेकिन मेरे पर केस बनाने से तो मेरी बड़ा अपमान हो जाएगा सारा। तो उन्होंने सोच लिया कि मैं अमेरिका छोड़ दूंगा। तो उनका एक स्टेटमेंट आया कि अमेरिका मेरे थॉट के लिए कंजीनियल सिद्ध नहीं हुआ। मेरी विचारधारा को अमेरिका ने, भौतिकवादी अमेरिका हैं, अय्याश हैं ये लोग, विलासता में फंसे हुए हैं, और मेरे जो वो हैं प्रवचन, उनको अच्छी तरह ग्रहण ना करने की बजाय, ग्रहण तो किया नहीं उन्होंने, उल्टा मुझे ही फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, नीचा दिखाने की। तो मैं अपने देश को, भारत में ही आना चाहता हूँ, और भारत में कम से कम वैचारिक स्वतंत्रता तो है। इस तरह की कोई एक धार्मिक संगठन मेरे खिलाफ़ खड़ा हो जाए, भारत में ऐसा कोई तो नहीं है। वहाँ हर आदमी को हर तरह के संप्रदाय चलते हैं, बहुत चल रहे हैं। तो कहते हैं वहाँ मुझे कम से कम इन चीज़ों का फेस तो नहीं करना पड़ेगा। तो मैं दोबारा लौट करके इंडिया आ रहा हूँ, और पूना में जो केंद्र है उस केंद्र को ही दोबारा अपना केंद्र। तो जब उनकी खबर आई, छपी, तो मैं यहाँ चूँकि फिलॉसफी में डिपार्टमेंट में था, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट था मैं, तो मैंने उनको एक चिट्ठी लिख दी, पुरानी यादें दिलाते हुए कि हम कभी वहाँ मिला करते थे, जबलपुर में मिले, हम गुवाहाटी में मिले। तो पुरानी यादें कि आपकी बात सुनी मैंने, ऐसा याद दिला के उनको। और मैंने उनको लिखा कि आपने एरिस्टोटल को तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। एरिस्टोटल ने सुकरात के बारे में लिखा है, अपने प्लेटो उनके गुरु थे और सुकरात उनके गुरु के गुरु थे। तो मैंने कहा एरिस्टोटल ने लिखा है कि एवरी मैन, एवरी पर्सन हैज़ ए डिज़ायर टू कन्फेस हिज फीलिंग्स। अपनी फीलिंग को, अपनी कमियों को कन्फेस करने के लिए हर आदमी के अंदर इच्छा होती है, इन ऑर्डर टू रिमूव द बर्डन ऑन हिज सोल। कि मेरी सोल पे जो बर्डन रहता है कि मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे ये कमी आ गई, उसको मैं चाहता हूँ कि सबके सामने कन्फेस कर लूँ, तो बर्डन हट जाएगा मेरी सोल का। बट ओनली फ्यू पर्सन हैज़ द करेज टू कन्फेस। लेकिन दुनिया में ऐसे आदमी बहुत कम पैदा हुए हैं जो अपनी फेलियर्स को कन्फेस कर सकें। तो मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर सुकरात यू आर दी पर्सन जिसने अपने आप अपनी, कि मेरी फिलॉसफी अमेरिका में फेल हो गई है, मैं इंडिया वापस आना चाहता हूँ। तो यू हैव कन्फेस्ड योर फेलियर्स। ये मतलब है आप वो आदमी हैं जिसको सुकरात खोज रहा था, कि ऐसे आदमी कौन है जिनके अंदर ये करेज हो कि अपनी फेलियर को स्वीकार कर लें। तो उनकी चिट्ठी मेरे पास आई। मुझे अब ये ध्यान भी आ रहा है कि पता नहीं वो मेरे पास फाइल में या फिलॉसफी डिपार्टमेंट की फ़ाइल में है, क्योंकि मैंने तो सारा पुराना अपना बहुत सारा सामान बेच दिया। कम से कम 1 मन के करीब फाइलें मैंने बेच दी, सारी की सारी पुरानी 30-40 किलो फाइलें बेची, बहुत बड़ी बड़ी थी। तो अब बाद में मुझे ध्यान आया कि ऐसा लग रहा है शायद कि फ़िलॉसफी डिपार्टमेंट से करस्पॉन्डेंस हुई थी मेरी। तो मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाकर देखूँगा अगर पुरानी मिल जाए। तो उनकी मेरे पास चिट्ठी आ गई कि मैं तुम्हें मिलने के लिए कुरुक्षेत्र आऊँगा, और कुरुक्षेत्र में मैं आकर के सारा अपना, कि अमेरिका की मेरे क्या अनुभव हैं और अमेरिकन्स ने क्यों मेरी फ़िलॉसफी को स्वीकार नहीं किया, उनके अंदर क्या कमियां हैं, वीकनेस क्या है अमेरिकन्स की। और वो जो लोग हैं जिन्होंने मुझे वहाँ से हटाया, वो एक नैरो माइंडेड क्रिश्चियन, ओल्ड क्रिश्चियन सीरियन चर्च है। वो सीरियन चर्च के फॉलोअर हैं जो बहुत ही कठोर कट्टरवादी हैं। तो मैं उनके सारे बारे में वहाँ बताना चाहता हूँ। तो हमने यहाँ वाइस चांसलर को लिखा कि इतना बड़ा दुनिया का आदमी आ रहा है। तो वाइस चांसलर का ठीक है, उनके लिए कमरे खुलवा दो, सब कुछ कर दो, और उनके लिए एक डॉक्टर जो है यूनिवर्सिटी अपॉइंट करेगी, वो डॉक्टर उनके साथ रहेगा, क्योंकि बुढ़े अब वो बूढ़े हो गए हैं, वो उनका एज बहुत हो गई है, तो डॉक्टर रहना चाहिए।
और 2 यूनिवर्सिटी के सीनियर प्रोफेसर उनके अटेंडेंट रहेंगे, जो चीज़ का जो कोई तकलीफ़ उनको ना हो कर दें। तो ये सारा का सारा हो गया। हमने अखबार में भी छपवा दिया, अखबार में भी मिल जाएगा वो पंजाब केसरी, पहले एक ही अखबार निकलता था, तो हमने पंजाब केसरी में भी छपवा दिया। जब पंजाब केसरी में खबर छपी तो उनके बहुत बड़े शिष्य हैं यहाँ कैथल में, पूरा सर्कल है। उन्होंने कहा जी अखबार में हमने पढ़ा है कि ओशो यहाँ आना चाहते हैं। हमने कहा कहाँ है? उन्होंने ओशो ने कि मैं आकर के अपने अमेरिका की फ़िलॉसफी। तो कहने लगे क्या क्या इंतज़ाम किए हैं? मैंने कहा ये है, और मैंने कहा वाइस चांसलर ने ये कहा है कि यूनिवर्सिटी के जो इंटेलेक्चुअल क्लास है दे मस्ट नो हिज फ़िलॉसफी, इसलिए हर एक को मैं कहूँगा कि आप कंपल्सरीली अटेंड कीजिए। उसके बाद जो जगह बचेगी हॉल के अंदर, उसमें बाहर के लोगों को बाईपास उनको पास दे दिए जाएंगे, वही आएंगे, ताकि ज़्यादा ऐसे लोग जो हों जो फ़िलॉसफी समझते ही नहीं, सिर्फ ओशो को देखने आ रहे हैं, तो वो कहने लगे ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो एक बहुत बड़ा फंक्शन रखना पड़ेगा। और 2 अटेंडेंट क्या काम करेंगे वहाँ तो हमने वाइस चांसलर का कहा हम इससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी अरेंज नहीं कर सकती, क्योंकि हम इसको पॉपुलर फंक्शन नहीं बनाना चाहते, सिर्फ इंटेलेक्चुअल्स के लिए बनाना चाहते हैं। तो जो कैथल के शिष्य हैं उनको कहो अगर उन्होंने कोई ऐसा करना है जनरल पब्लिक के लिए तो वो बाहर यहाँ कहीं भी कर सकते हैं, शहर में कहीं। शहर में कोई इतना बड़ा हॉल ही नहीं था। तो वाइस चांसलर ने उनको जवाब दे दिया कैथल वालों को, बल्कि उनको कहा कि अगर ऐसा है तो कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तो कैथल दूर थोड़ी, कैथल में आप रख लो सारा का सारा उनका पूरा। तो वो कार्यक्रम टल गया उनका। ओशो की ये कुरुक्षेत्र वालों की बदकिस्मती थी कि ओशो जो है कुरुक्षेत्र नहीं आए, उनका प्रोग्राम टल गया। और टालने के लिए सारी जिम्मेदारी जो है वो मैंने उन पर लगाई, कैथल वालों पर, कि वाइस चांसलर चाहते थे कि बुद्धिजीवी वर्ग सारा उनको सुने, और वो अपनी फ़िलॉसफी सुनाना चाहते थे, जनरल पब्लिक के लिए कुछ नहीं सुनाना चाहते थे। तो आपने जनरल पब्लिक का उसको बना करके कि बहुत बड़ा फंक्शन, इतने लाख लोग आएंगे सुन करके, तो मैंने कहा आपने वो उनका कैंसिल करा दिया सारा। तो वंचित रह गए लोग, और वो वंचना ऐसी रही कि ओशो संसार से चले गए और यहाँ के लोग तरसते रह गए कि ओशो आएंगे। तो ओशो से हमारा बहुत पुराना तब का संबंध है, जब वो आचार्य थे, प्रोफेसर थे। और उसके बाद ये चिट्ठी पत्री जो है तो उन पुरानी यादें आ गई उनको। उन्होंने फ़ौरन उनको कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा, तुम्हारे से मिलने ज़रूर आऊँगा बोल। तो ओशो बहुत बड़ा आदमी ऐसा है कि आज के युग में इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना वेल रेड आदमी, जिसने इतना साहित्य पढ़ा हो दुनिया का, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, कोई उसके मुकाबले में नहीं खड़ा हो सकता। या तो हमारा ज्ञान कम है लोगों के बारे में, या लोग हैं ही नहीं ऐसे। तो उसका साहित्य इतना है ओशो का कि एक लाइब्रेरी पूरी बन सकती है उसमें, कोई छोटा मोटा नहीं है। इतना लिखा तो नहीं, इतने प्रवचन किए, प्रवचन नंबर 1, प्रवचन 2 ऐसा करके किताबें बन गई। 8 खंडों में तो उन्होंने गीता पर कमेंट्री लिखी है, और मैं समझता हूँ गीता पर जो कमेंट्री लिखी है इसके मुकाबले की कोई कमेंट्री नहीं है आज के युग में। इसी तरह से उनका जो भक्ति साहित्य है, अथाथो भक्ति जिज्ञासा, भक्ति साहित्य में इतना गहराई से कोई आदमी हिंदुस्तान में नहीं उतरा। अखंडानंद जी का साहित्य बहुत अच्छा है, लेकिन हम दोनों को कम करते हैं तो अखंडानंद जी का साहित्य जो है वो पॉपुलर साहित्य, आम जनता के लिए है, इंटेलेक्चुअल उसमें ज़्यादा नहीं है। और इनका जो है, जब इनका हम करते हैं ओशो का, तो देखते हैं वो बुद्धिजीवियों के लोग हैं, बड़े बड़े ऊंचे जो विद्वान लोग हैं, वो विद्वान उससे प्रेरणा ले सकते हैं। तो अथाथो भक्ति जिज्ञासा लिखी। नारद भक्ति सूत्र पर जो उन्होंने लिखा है, तो भक्ति साहित्य भी ऐसे ही बहुत बड़ा है। तंत्र पर तो जैसे मैंने बताया कि तंत्र पर तो उनके बहुत साहित्य है, बहुत किताबें हैं तंत्र पर, जबकि तंत्र बड़ा दुरूह विषय है। लोग तो तंत्र को यूँ छोड़ देते हैं कि जादू टोना भूत प्रेत की बात है, लेकिन ओशो ने तंत्र को बताया कि तंत्र एक बहुत ऊंची फिलॉसफी है अध्यात्म की, और कुंडलनी बहुत ऊंची शक्ति है, उसको कैसे क्या क्या उसकी व्याख्या की। और उन्होंने कहा कि उसके साथ साथ वो साइकोलॉजी भी है बहुत बड़ी। तंत्र इतनी बड़ी साइकोलॉजी है कि जितने आदमी मेंटल पेशेंट हैं, जो अगर तंत्र को पढ़ें और उसकी साधना करें तो सब मेंटल पेशेंट ठीक हो जाएंगे। सारे मानसिक जो अस्पताल खोले हुए हैं इन्होंने, जो मेंटल अस्पताल खोले हुए हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे अगर इन तंत्र के साहित्य को पढ़ें। तो तंत्र साहित्य पर भी बहुत है। तो उन्होंने कोई पक्ष ऐसा नहीं छोड़ा है जिस पर उन्होंने अजरजलिस में बहुत ऊंचे किस्म की चीज़ न लिखी हो।
और संसार के बड़े बड़े रेफरेंस उसके अंदर न दिए हों। तो इनसे रजनीश जी से हमारे पुराने संबंध भी रहे। जब वो आचार्य थे तब तो हर फंक्शन में आते ही थे। कोई साल जब एनुअल मीटिंग होती थी तो कोई साल ऐसा नहीं गया जिसमें रजनीश ना आए हों। दोनों में 2 बार उनसे मिलना हो जाता था। और अब तो अगर वो आ जाते कुरुक्षेत्र में तो बहुत कुछ हो जाता, लेकिन उनका पत्र ही जो है उससे बड़ी हमें सांत्वना मिल गई कि उन्होंने कहा मैं कुरुक्षेत्र आकर के अपनी फ़िलॉसफी, और अमेरिका वालों ने उस फ़िलॉसफी को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया वो मैं सारा जाके बताऊंगा। तो रजनीश जी को हम जब उनकी किताबें पढ़ते हैं तो लगता है कि इतना ऊंचा ज्ञान मिल जाता है उन किताबों से हमें कि, और इसलिए मैं तो चैलेंज से कहता हूँ कि कोई आदमी इतना वेल रेड आज मुझे दिखाई नहीं दे रहा। बहुत किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, तो अगर कोई है ऐसा आदमी जो उनसे भी ज़्यादा जिसका अध्ययन हो तो वो उसका नाम भी हमें बताएं ताकि हम उसको देखें और समझ लें कि हाँ रजनीश से भी ऊंचा कोई अध्ययनशील आदमी पैदा हुआ है। लेकिन अभी पैदा नहीं हुआ है, शायद 21वीं सदी में कोई पैदा हो जाए तो हो जाए, अभी तक तो कोई दिखाई दिया नहीं। तो हम रजनीश को भी इसलिए उनकी विद्वत्ता को बहुत नमस्कार करते हैं। यहाँ भारत के लोगों ने उनको गलत समझने में उनकी एक किताब जो थी उसके कारण भारत ने उसको बहुत गलत समझा, प्रचार किया उनके खिलाफ। वो थी संभोग से समाधि। जो रजनीश की किताब है संभोग से समाधि, उसको देख करके हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने कह दिया ये तो सेक्स गुरु है। हमने उसको खंडन किया, उनके चेलों ने भी किया, लेकिन हमने क्योंकि फिलॉसफी में थे हमने फिलॉसफी में खंडन किया। हमने कहा रजनीश ने जो लिखा है संभोग से समाधि वो एक ऐसा तथ्य है जिसको कोई नकार नहीं सकता। आप छतरपुर के मंदिर में जाओगे, वहाँ जो मंदिर बने हुए हैं खजुराहो के मंदिर कहलाते हैं वो, और कटक में जाओगे वहाँ सूर्य मंदिर कहलाता है वो। ये दुनिया की ऐसे मंदिर हैं जिनको दुनिया ने संरक्षण किया है, और उन मंदिरों के अंदर बाहर जो तस्वीरें हैं उनमें ओपन सेक्स है, सारा सेक्स ही सेक्स है। यहाँ तक के लोग जो हैं ऐसे उसमें ऐसे भी चित्र हैं कि आदमी पशु के साथ सेक्स एंजॉय कर रहा है, होमोसेक्सुअलिटी के भी चित्र हैं। तो बाह्य जगत जो है या बाह्य शरीर जो है जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है वो प्लेजर प्रिंसिपल से, सेक्स के प्रिंसिपल से शुरू होता है, और वहाँ से धीरे धीरे उठ करके हम जब अंदर की तरफ जाते हैं मंदिर में तो धीरे धीरे सेक्स की ओर से वो सेक्स पीछे रह जाती है, बाहर रह जाती है बाहरी दुनिया में। अंदर हमारे अंदर आत्मा जागृत होने शुरू होती है, अध्यात्म जागृत शुरू होता है, और अंत में जब हम पहुँचते हैं तो समाधि में लीन होकर के हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो उन्होंने ये दिखाया है, और फ्रायड को पूरे उन्होंने उसमें दिखा दिया है। सिगमंड फ्रायड ये कहता है कि बच्चा जिस दिन जन्म लेता है वो उसका सारा बॉडी जो है इट इज़ ए बंडल ऑफ सेक्स। सेक्स का मतलब प्लेजर प्रिंसिपल। और जैसे हमारे मेजॉरिटी लोग जो हैं उनके शरीर में सेक्स कंसंट्रेट हो जाती है कुछ हिस्सों में कि ये जो हैं ये इरोटिक जोन्स हैं। बच्चे में ऐसा नहीं होता, बच्चे के शरीर को कहीं से भी छुओ उसे प्लेजर मिलता है, कमर को भी। तो बच्चा जो है ऑटोमेटॉन ऑफ सेक्स है, फ्रायड कहता है। जब वो बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो उसे देखता है कि मेरा जो प्लेजर है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता लोगों में, लोग मुझे मारेंगे छीनेंगे, तो वो उसके अंदर ईगो पैदा हो जाती है। ईगो का मतलब समाज के अंदर प्रतिष्ठा मिले मुझे, तो वो उन चीज़ों को, सेक्स को त्यागना शुरू करता है, सेक्स पर कंट्रोल लगाता है। अपनी सेक्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसने एक इंस्टीट्यूशन बनाई, वो इंस्टीट्यूशन है मैरिज की इंस्टीट्यूशन। तो मैरिज इंस्टीट्यूशन बना ली कि मेरी वो सेक्स की इच्छा जो थी, जो मेरी प्राइमल है मेरे अंदर, उसको मैं कैसे सेटिस्फाई करूं कि सेक्स भी सेटिस्फाइड हो जाए और समाज के अंदर मुझे सम्मान भी मिल जाए। तो ईगो उसकी डेवलप हो जाती है, और जब ईगो डेवलप होती है तो वो आदमी बन जाता है, मानव बन जाता है, और जब वो मानव बन जाता है तो समाज में प्रतिष्ठा मिलने लगती है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा जिस आदमी को समाज में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा मिलती है वो सेक्स की तरफ ध्यान भी नहीं देता, बाहर रह जाती है वो। जैसे खजुराहो के मंदिर में वो मूर्तियाँ बाहर ही रह जाती हैं, सारा सेक्स की मूर्तियाँ बनी हुई हैं सारे मंदिर पे, वो बाहर की जगह पे बनी हुई हैं, वो बाहर रह जाती हैं। अंदर आदमी ईगो, अब वो आगे जब ईगो से आगे बढ़ता है तो सुपर ईगो डेवलप हो जाती है,
और सुपर ईगो जो है मॉरल, उसके अंदर वो आकर के पैदा हो जाते हैं, समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है। और वो मॉरल जब आ जाते हैं, मॉरल का एक्सीलेंस हो जाता है, तो आदमी एक्सीलेंस की हद पर पहुंच जाता है समाधि। तो फ्रायड का, सिगमंड फ्रायड जो दुनिया का सबसे बड़ा साइको एनालिस्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा, उसको आप समझने की कोशिश करो, फ्रॉम सेक्स टू सुपर ईगो। इन्होंने उसको हिंदी में कर दिया संभोग से समाधि। और इन्होंने कहा कि बाहर के मंदिर के बाहर के हिस्से में वो संभोग वाले चित्र हैं, अंदर कहीं नहीं है। तो जब तक आप बाहरी संसार में रहोगे, आप प्लेजर प्रिंसिपल और सेक्स के साथ रहोगे, संभोग के। और जब आप अंदर की तरफ जाना शुरू करोगे तो वो सेक्स सेकेंडरी होती चली जाएगी और आप धीरे धीरे समाधि की तरफ पहुंच जाओगे। तो वो किताब कोई सेक्स गुरु की किताब नहीं है, वो साइकोलॉजिकली इतनी मशहूर किताब है कि सारे फ्राइड को उन्होंने संस्कृत के अंदर बना करके रख दिया। तो वो ऊंचे ज्ञान का आदमी था, पता नहीं किस किस चीज़ को कहाँ कहाँ ट्रांसफॉर्म कर दे। तो बहुत अच्छा उनके बारे में हमारे अनुभव यूँ रहे कि जब तक वो हमारे सारे कार्यक्रमों आते रहे, अपना इम्प्रेशन छोड़ते रहे कि बहुत ही